जय बोलिए महावीर भगवान की जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय दो जड़ंदो जय जिनेन्द्र। हम लोग अब तक तत्वार्थ सूत्र की 41 कक्षाएं सकुशल संपन्न कर चुके हैं और आज आपकी उसी श्रृंखला में 42वीं कक्षा होने जा रही है। और आज दिनांक 28 नवंबर 2020 है। तीसरा अध्याय आपका चल रहा है। 7 सूत्र हमने इसके कर लिए हैं। कल आपको थोड़ा थोड़ा 3 लोक के बारे में कि वो कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, इसकी चर्चा हमने कल की कक्षा में की थी। थोड़ा सा जम्बूद्वीप इत्यादि के बारे में एक बैकग्राउंड बताया था कि जो मध्य लोक है उसमें कैसे कैसे द्वीप समुद्रों की रचना है, प्रारंभ का द्वीप कौन सा है, उसके आगे आगे कैसे कैसे दूने दूने द्वीप होते चले जाते हैं। ये सब हमने चर्चा कल की कक्षा में की थी। आगे की कक्षा को आज प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सर्वप्रथम मंगलाचरण करेंगे और अब तक जो 7 सूत्र करे हैं उनका वाचन करेंगे। सभी लोग साथ में मिलकर बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। अब सभी लोग अपना तीसरा अध्याय निकाल लेंगे पुस्तक से और साथ साथ पढ़ेंगे। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता धो अध तासु 30 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनैक नरक शतसहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया परस्परोदीरित दुखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्या तेष्वैक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्रः। इस प्रकार से हमने 7 सूत्र किए थे। कल की कक्षा को अब थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि सबसे पहले हमने कल की कक्षा में क्या देखा था। 3 लोक का जो मैप है उसको फिर से दोबारा से हमने देखा था कि इस प्रकार से 3 लोक की संरचना लगभग होती है, जिसमें ऊपर वाली जो पृथ्वी है उस पर सिद्ध शिला यानी कि सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। इसका नाम ईशत प्रागभार कहा गया है। बीच में जहाँ हम लोग रहते हैं उसको मध्य लोक कहते हैं। उसके मध्य में जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप के भी मध्य में एक सुदर्शन मेरु नाम का बहुत ही विशाल पर्वत है।
नीचे अधोलोक है जिसमें 7 नरक होते हैं। कल हमने इसके बारे में देखा था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर से लेकर नीचे तक कितने राजू की बताई? 14 राजू की ये नीचे से ऊपर इसकी 3 लोक की ऊंचाई होती है। और नीचे यहाँ से यहाँ तक कितना बताया? 7 राजू का नीचे से चौड़ा होता है। और ऊपर से कितना चौड़ा बताया? ये 1 राजू का है। और मध्य में भी कितने राजू का है? 1 राजू का। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बताया? ये बीच में जो बाहर निकल रहा है ये हिस्सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 5 राजू की। ठीक है। उसके बाद कल हमने देखा था यहाँ से लेकर ये मध्य तक ये कितना है? ये 7 राजू का है। यहाँ से आधा, क्यों 7 कैसे निकला? ऊपर से नीचे कितना था? 14 राजू। तो आधा कितना हो गया? 14 का आधा 7 राजू। ऐसे ही मध्य लोक से नीचे के तल तक कितना है? फिर से 7 राजू है। यानी कि हम आधी दूरी तय करके आए हुए हैं। हम लोग इस समय 3 लोक के एकदम मध्य में हैं। और अब सीधे हम यहाँ से सिद्धिशिला पर जा सकते हैं। ऐसा वर्णन आया है कि मात्र मनुष्य गति के लोग ही सिद्ध बन सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर जो स्वर्ग में देवता देव हैं वो लोग सीधे सीधे मोक्ष नहीं जा सकते बिना मनुष्य गति में आए हुए। फिर हमने देखा था ये जो 1 राजू है ये संख्या कैसी है? असंख्यात योजन की। क्योंकि हम अभी अपने मति श्रुत ज्ञान से ये कितने किलोमीटर इत्यादि में है ये गणना नहीं कर सकते। तो 1 राजू के अंदर बहुत सारे द्वीप समुद्र हैं, एक के बाद एक। मध्य में क्या है? सबसे मध्य में जम्बू द्वीप है। कल हमने देखा था ये जो छोटा सा द्वीप है इसके बारे में क्या बोला सूत्र में? जम्बू द्वीप लवणोदादयः शुभ नामानो द्वीप समुद्र। ये जितने भी एक के बाद एक द्वीप समुद्र हैं ये शुभ नाम वाले हैं, शुभ फल देने वाले हैं। इनमें कोई भी अशुभ नहीं है। अपने कर्म होते हैं जो व्यक्ति को शुभ और अशुभ फल देते हैं। बाकी द्वीप समुद्र किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते। इनके सभी के नाम कैसे हैं? शुभ हैं। जम्मू द्वीप लवणोद आदय, यानी कि जम्मू द्वीप के बाद कौन सा है? लवणोद माने लवण समुद्र, आदय माने आदि। तो आदि में हम क्या ले लेंगे? लवण समुद्र के बाद कौन सा है? फिर एक द्वीप आएगा घातकी खंड द्वीप। उसके बाद यहाँ पर कौन सा समुद्र आएगा? कालोदधी समुद्र। उसके बाद पुष्कर द्वीप। लेकिन यहाँ पर आधा इसलिए लिया है क्योंकि अभी मनुष्य लोक की चर्चा कर रहे थे। तो मनुष्य लोक में अर्ध पुष्कर द्वीप तक रहता है। पुष्कर द्वीप के मध्य भाग में एक पर्वत होता है जिसका नाम होता है मानुषोत्तर पर्वत। उसके पार मनुष्य के जीव नहीं जा सकते, विद्याधर हों चाहे आम मनुष्य हों, क्योंकि विद्याधर भी क्या होते हैं? मनुष्य ही होते हैं, विद्याधर देव नहीं होते, है ना। तो वो लोग भी अपनी विद्या के माध्यम से ऊपर उड़ तो सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, रूप बना सकते हैं, परंतु मानुषोत्तर पर्वत को विद्याधर भी क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे हनुमान जी थे, रावण थे और बहुत से प्रथमान योग के ग्रंथों में विद्याधरों का वर्णन आता है। वे सभी भी मनुष्य गति के ही जीव होते हैं, उनको भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। वो सभी इस मानुषोत्तर पर्वत को क्रॉस करके आगे उस योनि में नहीं जा सकते, मनुष्य गति में नहीं जा सकते। इसके पार कौन जा सकते हैं? देव जा सकते हैं। नंदीश्वर द्वीप कहाँ है? यहाँ से डबल डबल करते हुए जो 16वें नंबर का द्वीप है उसे क्या कहते हैं? नंदीश्वर द्वीप। नंदीश्वर द्वीप में इसीलिए मनुष्य गति में हम लोग नहीं जा सकते, वहाँ देव इत्यादि जाके वंदना करते हैं। अभी क्या चल रहा है? अष्टानिका पर्व चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि नंदीश्वर द्वीप में 8 दिन तक देव वहाँ पर 24 घंटे पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उन सब का वर्णन भी आगे आगे
आएगा। ठीक है, अभी हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो मध्यलोक है उसमें जम्मू द्वीप के बाहर वाला जो समुद्र है वो उससे दूना है, यानी कि जम्मू द्वीप कल हमने देखा था 1,00,000 योजन व्यास वाला है, व्यास माने डायामीटर। उसके बाद दोनों तरफ से दूना क्या हो गया, लवण समुद्र, ये 2 इधर और 2,00,000 इधर। अब लवण समुद्र से डबल क्या हो गया, समुद्र के बाद क्या आएगा, द्वीप आएगा, तो घात की खंड द्वीप क्या हो गया, 2 से दुगना 4 इधर और 4 इधर। द्वीप के बाद क्या आएगा, समुद्र आएगा। कौन सा समुद्र आएगा, कालोदधी समुद्र। तो कालोदधी समुद्र 8 इधर, 4 का दूना 8 इधर और 8 इधर, सभी दिशाओं में दूना दूना है। उसके बाद समुद्र से दूना क्या हो गया, समुद्र के बाद क्या आएगा, द्वीप आएगा। कौन सा द्वीप आएगा, पुष्कर, घात की खंड पहले हो गया, पुष्कर द्वीप। तो 8 का दूना कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक, ये टोटल कितना है, ये यहां से लेकर यहां तक 16 है। कितना है, 8 का दूना 16 16 इधर और 16 इसके ऊपर, परंतु क्या है, यहां से यहां तक भी 16 है और वहां भी 16 है। परंतु जब हम कल मनुष्य लोक की चर्चा कर रहे थे, 2.5 द्वीप की चर्चा कर रहे थे, इसलिए मानुषोत्तर पर्वत तक कितना लिया, 16 का आधा 8 ले लिया। तो अब जब हमने इन संख्याओं को टोटल किया मानुषोत्तर पर्वत तक की, यानी कि 2.5 द्वीप तक की, तो 8 8 4 2 1 2 4 8 और 8, ये सब मिला के कितना हो गया, 45, यानी कि 45 लाख योजन। किसकी एक तरफ से व्यास आ गया, ये व्यास कहाँ से आया, यहाँ, ये भी गोले में ही है। तो गोले में जो मध्य से बिल्कुल सीधे रेखा अगर खींची जाएगी तो उसे क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं, डायामीटर। तो 45 लाख योजन का व्यास किसका आ गया, 2.5 द्वीप का। फिर हमने कल देखा था इसको 2.5 क्यों बोला, क्योंकि द्वीप वर्ड यूज किया है। तो एक ये पूरा है, फिर एक ये घात की खंड भी पूरा है और पुष्कर द्वीप का आधा लिया, तो आधा 1 और 1 जोड़ के क्या हो गया, इसको इसलिए 2.5 द्वीप बोलने में आता है। इसके लिए भी अलग से सूत्र आएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं कि एक राजू के अंदर, यानी मध्यलोक के अंदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक सभी द्वीप जो आदयः, यहाँ पर अभी 2.5 द्वीप की बात नहीं करी है इस 7वें सूत्र में। इसमें क्या कह रहे हैं, पूरे के पूरे मध्यलोक में द्वीप समुद्रा, यानी एक सबसे पहले द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप है, फिर समुद्र है, ऐसे करते 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 असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तब जाकर के क्या पूरा होता है, जो एक राजू का, जो मध्यलोक का जो पहली पृथ्वी है, कौन सी पृथ्वी बताई थी, रत्न प्रभा पृथ्वी, वो पूरी अंत होती है। जो अभी हमें वैज्ञानिक छोटी सी पृथ्वी बताते हैं कि ये अमेरिका आ गया, यहाँ जापान आ गया, बीच में एशिया आ गया, इधर नीचे अफ्रीका आ गया, इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया, बीच में ऊपर यूरोप आ गया। इस प्रकार से 7 महाद्वीप करके नीचे अंटार्कटिका अंत में दे दिया और बोल दिया कि ये गोल पृथ्वी है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं है, वो सब गलत धारणा है। वास्तव में जो पृथ्वी है वो असंख्यात द्वीप समुद्रों की है, और जहाँ पर अभी हम अपने मति श्रुत ज्ञान से नहीं जा सकते। अगर मनुष्य गति में जा भी सकते हैं तो अधिकतम मानुषोत्तर पर्वत तक जा सकते हैं। अभी वर्तमान में जो ईंधन से चलने वाले वाहन हैं, जो भी जहाज हैं, जो भी हवाई जहाज हैं या पानी के जहाज हैं या ऊपर उड़ने वाले कुछ भी शिप इत्यादि हैं, वो सभी जहाँ तक ईंधन जाता है वहीं तक मात्र चले जाते हैं। और ऐसी मान्यता बना ली गई है कि उसके पार पृथ्वी है ही नहीं। ऐसा नहीं है, पृथ्वी बहुत बड़ी है और सब जगह मनुष्य गति के जीव रहते हैं। अभी हम जहाँ रह रहे हैं उसकी चर्चा अभी इसी अध्याय में करेंगे। ये जो जम्मू द्वीप है, इसके जो दक्षिण वाला भाग है, यहाँ पर, यहाँ छोटा सा भरत क्षेत्र है। छोटा सा क्यों बोला,
क्योंकि इस जम्मू द्वीप का 190वां भाग है। यानी जम्मू द्वीप कितने लाख योजन का बताया था कल? 1 लाख योजन का। उसका भी 190 से डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो एक संख्या आएगी। क्या संख्या आएगी? 1 लाख को जब हम डिवाइड करेंगे 190 से, आगे के सूत्रों में आएगा सब, यानी कि 190वां भाग, तो संख्या आएगी 526 सही 6/19 योजन। मात्र 526 सही 6/19 योजन का भरत क्षेत्र है। उसके भी 6 भाग किए जाते हैं, तो जो नीचे वाला भाग है उसे आर्यखंड बोलते हैं। उस आर्यखंड के भी बहुत छोटे से हिस्से में हमारा अभी वर्तमान का जो भारत देश या सारे की सारे 7 महाद्वीप या महासागर जो कहते हैं, वो सभी की सभी उस छोटे से, इसके भी छठे भाग के भी बहुत छोटे से हिस्से में है। तो सुमेरु पर्वत कल हमने देखा था कि हम अगर नीचे दक्षिण में हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सुमेरु पर्वत की कल हमने दूरी मोटा मोटा निकाली थी कि अगर हम दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो 50,000 योजन हमें उत्तर की तरफ मोटा मोटा अप्रोक्सीमेटली जाना पड़ेगा। और 50,000 योजन को कल हमने देखा था, अगर हमने किलोमीटर से गुणा किया तो कितना आया था? 32 करोड़ किलोमीटर। यानी हम यहाँ से अगर उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो हमें 32 करोड़ किलोमीटर जाना पड़ेगा, तब जाके शायद हमें सुमेरु पर्वत दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जम्मू द्वीप के अंदर के बहुत सारे क्षेत्रों को क्रॉस करना पड़ेगा। बीच में आर्यखंड से हमें निकल के अन्य अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, अन्य पर्वतों को क्रॉस करना पड़ेगा। वो पर्वत कौन से हैं, कितने ऊंचे हैं, कैसी उनकी संरचना है, वो सब आज के सूत्रों में हम अब जम्मू द्वीप के बारे में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। आगे इतना समझ में आपको कि ये जो बीच वाला है वो असंख्यात योजन का है, एक के बाद एक उसमें दूने दूने द्वीप समुद्र हैं। एक चीज और आपको बतानी थी कि यहाँ पर जो बीच में पहले भी एक बार त्रस नाली का वर्णन आया था, तो क्या है? त्रस नाली, यानी कि त्रस नाड़ी भी इसको बोलते हैं और नाली भी। तो जितने भी हमारे त्रस जीव हैं, त्रस और स्थावर का जब वर्णन आया था पिछले अध्याय में, तब बताया था कि 3 लोक में त्रस जीव कौन कौन से हुए? जो स्थावर के अलावा हैं उन सबको क्या बोलते हैं? त्रस जीव बोलते हैं। स्थावर में कौन से थे? जो एक इंद्रिय वाले 5 प्रकार के हैं। उनके अलावा जितने भी जीव हैं वो जिस मार्ग के बाहर नहीं जाते, तो उस नाली या नाड़ी को क्या बोला? त्रस नाली। यानी कि सिद्ध भगवान भी यहीं इसी बीच में हैं, और यहीं पर ये सारे की सारे देव भी जा सकते हैं। यहीं पर नीचे नारकी भी हैं, यहाँ पर सारे ऊपर देव हैं, बीच में मनुष्य हैं, और पशु पक्षी जानवर इत्यादि जो 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? त्रस जीव। मात्र 1 इंद्रिय के जीवों को सारे जीवों में से अलग कर दिया, तो बाकी क्या रह गए? त्रस जीव। तो त्रस जीव इधर के हिस्सों में नहीं जाते। कौन कौन से में? जो त्रस नाली है इसके बाहर जितनी भी जगह बची वहां पर त्रस जीव नहीं जाएंगे। नारकी भी जो नीचे की पृथ्वी है उसमें कहाँ तक होंगे? मात्र त्रस नाली तक ही होंगे। ये नहीं है कि यहाँ से लेके यहाँ तक होंगे। जो एक राजू की त्रस नाली है, त्रस नाली ऊपर से नीचे कैसी है? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तो हमने 14 राजू ही देखी थी कल। ऊपर से लेके नीचे तक की दूरी तो हमेशा 14 राजू की है, परंतु त्रस नाली कैसी है? यहाँ से लेके यहाँ तक 1 राजू की है। अब आप इस कमरे से हम एक उदाहरण ले लेते हैं। कल हमने देखा था जैसे कोई मंदिर है या आपका मकान है, कोई बिल्डिंग है या आपका घर है,
उसमें मध्य में आप एक इमेजिन कर लीजिए, जैसे इस कमरे में मध्य में ये मान लीजिए ये एक खंबा है बिल्कुल मध्य में, ठीक है, और ये खंबा बिल्कुल बीच में ऊपर से लेके नीचे तक है। और इसको क्या मान लीजिए, ये पूरा चौकोर है, स्क्वायर, गोल खंबा नहीं है, कैसा है, स्क्वायर है, ऐसा स्क्वायर है ना, चौकोर खंबा है। तो ये लेकिन कैसा है, आगे से भी मध्य में है, पीछे से भी मध्य में है, इधर से भी मध्य में है और इधर से भी मध्य में है, ठीक है। अब ये कैसा है, ये चौकोर खंबा, ये एक राजू का चौड़ा है और एक राजू का ही लंबा है। तो क्या बन गया, ये त्रस नाली, और ऊपर से लेके नीचे तक 14 राजू का है। तो इसके भी मध्य में, अब जम्मूदीप वगैरह कहाँ पर हैं सारे, जो बीच में त्रस नाली है उसके मध्य में है। ये नहीं है कि जहां से 3 लोग का कोना शुरू हो रहा है, आगे से या पीछे से या इधर से या इधर से, इन चारों कोनों पे नहीं है, त्रस नाली बिल्कुल मध्य में है, ठीक है। और फिर हमने क्या देखा था कि यहां से लेके यहां तक 7 राजू का है, ये पूरी 7 राजू की है। और गहराई कैसे देखी थी कल, ये पूरा 3 लोग बाहर से लेके अंदर तक कितना गहरा बताया था, 7 राजू का गहरा, है ना। ये फ्रंट में हमें फोटो में कैसा दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे खाली बाहर की चीज दिखाई दे रही है, नीचे से 7 राजू, बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। नीचे से कैसा, ऊपर से 1 राजू, ठीक है, यहां पर 5, यहां पर 1, और गहरा कितना है अंदर, जो दिखाई नहीं दे रहा इसमें, यहां से लेके अंदर तक जाएंगे तो कितना, 7 राजू गहरा, सभी तरफ से 7 राजू गहरा है ये जो बिल्डिंग है। अब हमने कहा बीच में 1 राजू निकाल दिए, क्या निकाल दिए, ये टेबल ले लें थोड़ी देर के लिए। आपको टेबल दिखाई दे रही है कैमरे में, नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं। यहां पर मान लीजिए एक टेबल है, दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है, कोई बात नहीं। इसको आप एक टेबल के बीच में उदाहरण ले सकते हैं अपने घर पे, कि टेबल के बीच में आपने एक खंबे को या किसी चीज को रख दिया और फिर कहा कि वो आगे से लेके पीछे तक 7 फुट की है या 7 इंच की है, उसको हम राजू में ले लेंगे, ठीक है। और बीच में उसमें से 1 इंच या 1 फुट जो भी आपने निकाला वो खंबा अलग लगा दिया। तो इस खंबे के आगे कितनी जगह रह गई और पीछे कितनी जगह रह गई, 7 टोटल था, 7 में से 1 चला गया, कितना बच गया, 6 बच गया। तो 3 आगे रह गया, 3 पीछे रह गया। फिर हमने कहा ये खंबा इधर है और यहां पर तो बिल्कुल ये जो नक्शा है ये ऐसा है, ठीक है, और फिर इधर से भी ऐसा है। तो यहां पर कोई जगह बची क्या, ये बिल्कुल खंबा जो मध्य में था इधर से तो बाउंड्री थी बिल्कुल, क्योंकि इधर बाहर 3 लोग नहीं हैं, इधर भी बाहर 3 लोग नहीं है, तो इधर कुछ भी नहीं है इसमें गैप, इधर कोई भी गैप नहीं है। इधर क्या है, 3 इधर बाहर रह गया और 3 इधर बाहर रह गया। और फिर इसमें ऊपर तक अगर जाएंगे तो यहां पर कितना रह गया, ये कितना था, 5 था। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो फिर ऐसी संरचना बनेगी, तो उसमें क्या रह जाएगा, यहां से लेकर यहां तक 5 था, 1 निकल गया, तो इधर इधर कितना रह गया, 5 में से 1 गया तो कितना बचा, 4। तो 2 इधर रह गया, 2 इधर रह गया, और ऊपर से बिल्कुल बराबर हो जाएगा, वहां पर इधर और इधर कुछ नहीं होगा, और यहां पर धीरे 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 अलग होता जाएगा। तो यहां पर कितना गैप रह गया, यहां से यहां तक कितना था, नीचे 7 था, 1 बीच में से चला गया तो कितना बच गया, 6 रह गया। तो 3 इधर आ गया और 3 इधर आ गया। तो इस प्रकार से आप अपने घर में उदाहरण ले सकते हैं कि सीधे सीधे आगे पीछे ऐसा रहता है। अब जैसे हमने टेबल का उदाहरण लिया था, तो ये मान लीजिए आपकी टेबल है, इसमें बीच में मध्य में ये क्या है, त्रस नाली आ गई, और उसके भी मध्य में यहां पर क्या आ गया, अब हम ये मध्य लोक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बीच में
मध्यलोक आ गया। ओके, मध्यलोक के बीच में हमने कल क्या देखा था, सबसे मध्य में अब क्या है, सुमेरु पर्वत है। इसके चारों तरफ एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, दूने 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 करते करते क्या बन गए, पहला द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, ऐसे बनते चले गए, बनते चले गए। और अभी हमने क्या देखा, ये कैसा है, ये आपका एक राजू चौड़ा और एक राजू लंबा, ये आपका मध्यलोक है। अब ये आपके समझ में आ गया था। अब ये वाला थोड़ा मिटा देते हैं, फिर हम समझते हैं कि इसका अंत क्या होगा, वो भी सूत्र में आएगा। तो इसलिए आपको सारा बैकग्राउंड धीरे धीरे बता रहे हैं, फिर सूत्र समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। बिना समझे हुए आप सीधे सीधे रट्टा लगाएंगे तो आप आगे कंफ्यूज हो सकते हैं। कोई आपसे प्रश्न करे पृथ्वी कहाँ पर है, लवण समुद्र कहाँ है, कैसे हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए उदाहरण के माध्यम से समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब जो हमने ये जैसे उदाहरण लिया, इसको आप मान लीजिए क्या है, ये चारों तरफ से एक राजू, जैसे कोई टेबल है वहां पर बिल्कुल मध्य में है, ये ध्यान रखना है। बोर्ड पे भले ही ऐसे बनाया है, ये क्या है, कोई आपकी बीच में आप टेबल रख सकते हैं, उसके मध्य में यहां पर सुमेरु पर्वत है। कहां पर, ऐसे अगर है तो बीच में गोल जम्मू द्वीप है, उसके मध्य में सुमेरु है, फिर ऐसे गोल बनाते बनाते एक के बाद एक द्वीप समुद्र आएंगे, तो अंत में जाके क्या हो जाएगा, नहीं, ये हम एक राजू की बात कर रहे हैं। अब मानसोत्तर पर्वत तो वहीं तक था, 2.5 द्वीप तक था, ये असंख्यात द्वीप समुद्रों की बात कर रहे हैं, पूरे मध्यलोक की, जो अंत में जाके यहां पर कौन सी संख्या आ जाएगी, एक राजू, और इधर भी एक राजू। तो अब ये वाला अंत में जाकर के आएगा, अगले सूत्रों में आने वाला है, इसलिए आपको बताएंगे कि यहां पर ये अजीब सी रेखा बन गई, क्योंकि जब आपने जैसे कोई टेबल ली, अब जैसे ये टेबल थी, तो इस पे जब आप गोले बनाने जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, अंत वाला तो गोल नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये कैसा है, एक राजू का स्क्वायर में है, यानी कि वर्ग में है। ये अगर बाहर से भी गोला होता तब तो क्या हो जाता कि लास्ट वाला भी गोल होता, तो लेकिन लास्ट वाला जो समुद्र और द्वीप आएगा उसको क्या बोलते हैं, चतुष्कोण भूमि। क्या नाम है इसका, आगे के सूत्रों में आएगा, चतुष्कोण भूमि। क्यों, क्योंकि इसके 4 कोने होते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चतुष्कोण भूमि। और भूमि से पहले क्या आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा। तो इसका क्या नाम है, स्वयं भूरमण समुद्र। उससे पहले कौन सा द्वीप आ जाएगा, स्वयं भूरमण द्वीप। ठीक है, इसी नाम से फिर एक द्वीप, समुद्र, ऐसे करके उल्टे जाते जाएंगे। आप लोगों ने बहुत बार प्रवचनों इत्यादि में कहानी सुनी होगी कि स्वयं भूरमण समुद्र में बहुत विशालकाय मत्स्य यानी कि मछली का जीव होता है। वो इतना बड़ा होता है कि लगभग 500 योजन की उसकी लंबाई होती है, और वो स्वयं भूरमण समुद्र का जो मछली का जीव है वो नरक 30 जो 7वां नरक है 33 सागर का, जहाँ पर आयु बताई थी वहाँ तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर त्रियंच गति के जीव जा सकते हैं, यहाँ इन समुद्रों में रहते हैं, क्योंकि मनुष्य की सीमा बताई थी मानसोत्तर पर्वत तक, लेकिन एक राजू तक पूरे त्रस जीव जा सकते हैं। तो जो अंत के समुद्र हैं, यहाँ पर मत्स्य वाले जो जीव हैं, मछली इत्यादि हैं, वो समुद्रों में होते हैं। अब जैसे जैसे क्योंकि एरिया बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ये दूरी बड़ी होती जा रही है, तो उनका जीवों की जो अवगाहना है यानी कि ऊंचाई है, लंबाई है, वो भी
बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो मछली रहती है वो बहुत बड़ी होती है, योजनों में उसकी अवगाहना होती है। चतुष्कोण भूमि समझ में आ गई? क्यों आई? क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि चतुष्कोण भूमि कैसे निकली। दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि ये जब डबल डबल करते चले जाएंगे गोले तो अंत में जाके, क्योंकि ये स्क्वायर में है, जो एक राजू का हमारा स्क्वायर में है, तो गोल गोल करते करते लास्ट वाला गोले पे नहीं आएगा, तो उसको क्या बोला? चतुष्कोण भूमि, है ना। और ये नाम आपको याद रखने हैं। इसका नाम क्या है? स्वयंभूर्मण द्वीप। और उसके बाद क्या है लास्ट में? स्वयंभूर्मण समुद्र। और उसके बाद अंत में चतुष्कोण भूमि। ठीक है, अब अगला सूत्र देखते हैं। अब आपको बहुत अच्छे से धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। यहां पर आप एक चीज अवश्य लिख लीजिए, कल भी बताई थी कि जो पहला वाला द्वीप है जम्मू द्वीप, उसको कैसा बोला है? चूड़ी के आकार का। कैसा? चूड़ी नहीं, थाली के आकार का। थाली, चूड़ी किसको बोला? ये जो अभी अगला सूत्र आने वाला है, जो गोले बन रहे हैं, इनके लिए शब्द का प्रयोग किया आचार्य महाराज ने, वलय। वलय माने चूड़ी। अभी इस वाले सूत्र में 8वें में आने वाली है, फिर आप उसको नोट कर सकते हैं। चलिए मिटा दें इसको। आपकी पुस्तकों में सब जगह आपको ये चार्ट अच्छे से मिल जाएगा। आप वहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ से बनाएंगे तो अच्छे से आपके समझ में आएगा। अब कोई पूछे चतुष्कोण भूमि कोने वाली क्यों है? क्योंकि एक दूसरे को घेरे हुए जम्मू द्वीप के बाद में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। तो अंत में जाके, जैसे ये बोर्ड है, अब इस बोर्ड पे हम, ये स्क्वायर में है इतना हिस्सा, हम गोला गोला बनाते जाएंगे तो लास्ट में गोला पूरा नहीं आएगा। कैसा आएगा? ऐसा आएगा। तो ये जो कोने में भूमि रह जाएगी चारों तरफ, ये कैसी होगी? गोल नहीं रहेगी। चतुष्कोण भूमि इसका नाम आया है। और उससे पहले तक जो समुद्र है वो कैसा है? बहुत बड़ा है। और उसके अंत में एक राजू की सीमा समाप्त हो जाती है। तो चलिए 8वां सूत्र करेंगे आज हम। द्वि विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलया कृतयः। द्वि दा के नीचे वाह है। तो बड़ा कौन सा है इसमें? दा बड़ा है या वाह बड़ा है? पहले भी आपको बताया था पिछले अध्याय में कई बार। तो दा बड़ा है या वाह बड़ा है इसमें? दा बड़ा है या वाह बड़ा है? पहले भी आपको उदाहरण दिया था ना, योद्धा, है ना। इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे लिखेंगे? द्वि। तो अब बताइए, दा बड़ा है या वाह बड़ा है? वाह बड़ा है। द के नीचे हलंत है। जो बड़ा शब्द होता है उसको नीचे लिखते हैं, बड़ा वाला छोटे को अपने ऊपर उठा लेता है। तो क्या होता है इसमें? द्वि, है ना। यानी कि आप उच्चारण से खुद समझ सकते हैं। द्वि, द हलंत के साथ आ रहा है, आधा आ रहा है, तो द्वि। वाह क्या हो गया? वाह बड़ा हो गया, है ना। भले ही नीचे लिखा है, छोटा लिखा गया है, लेकिन है क्या? दीर्घ। कौन सा है? वाह। द्वि, फिर दोबारा से द्वि, और उसमें रा उड़ा हुआ है।
द्विद्वी वृषकंभा, द्विद्वी विषकंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणों वलयाकृतयः, द्विद्वी विषकंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो वलयाकृतयः। द्विद्वी माने दूने दूने, दुगना दुगना है, जो अभी हमने समझा था, कल से समझ रहे थे कि जम्मू द्वीप का पहला सूत्र आ गया कि जम्मू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो, क्या है, शुभ नाम वाले जम्मू द्वीप और लवणोद आदि समुद्र शुभ नामानो द्वीप समुद्र है। उसके बाद क्या बोल दिया अगले सूत्र में कि वो द्विद्वे यानी दुगने दुगने हैं। विषकंभा माने विस्तार वाले, कि वो दूने दूने विस्तार वाले हैं, पूर्व पूर्व यानी अपने पहले पहले वाले से, है ना। जो जम्मू द्वीप तो अलग उसकी आ गई, उसके बाद जो उसके बाद वाला है वो पिछले से कैसा है, दूना है, फिर उसके बाद वाला उसके पिछले से दूना है, फिर उसके बाद वाला उसके पिछले से दूना है। ऐसे करते करते जब हमने देखा कि मात्र 2.5 तक संख्या पहुंचने में, 1 से कहां तक पहुंच गई, सीधे 45, केवल 2.5 पे पहुंचते ही 45 हो गया। तो आप देखिएगा कि 16वें द्वीप तक, नंबर नंदीश्वर द्वीप तक पहुंचते पहुंचते इतनी सारी जीरो लग जाएंगी, और उसके बाद जब असंख्यात वाले आ जाएंगे तो कितने योजन के वो लास्ट वाला द्वीप समुद्र होगा, और जब सबका टोटल हम कर लें तब जाके एक राजू की संख्या आएगी। ऐसा तो मात्र एक राजू का स्थान है। और उसके बाद अगर आप समझेंगे कि ये जो पूरा 3 लोक का नक्शा है नीचे से ऊपर तक, तो उसमें 7 राजू नीचे से, 14 राजू ऊपर, और ऊपर 1 राजू, बीच में 5, और बीच में फिर मध्य में 1। तो इस प्रकार से जब सब जगह का हम पूरा घन निकालते हैं तो 343 घन राजू, जब गुणा हम करेंगे इन तीनों संख्याओं का तो 343 घन राजू आता है। तो इतने बड़े स्थान पर ये जीव रहते हैं, और उसके कितने शून्य से भी छोटे स्थान पर हम मात्र भरत क्षेत्र में रह रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ हमने क्या कर लिया, लेकिन बहुत सारे जीव हैं। तो इसीलिए कहा है कि इतने अनंत जीव हैं यहाँ पर कि कभी संसार खाली होने वाला नहीं है। बहुत बड़ा एरिया है, और हम सभी लोग इन सारे एरिया में अनादिकाल से बार बार जन्म मरण करके सब जगह जा चुके हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, द्विद्वी विषकंभा, है ना, यानी कि दूने दूने विस्तार वाले हैं। तो ये क्यों आपको संरचना बताई जा रही है, जिससे आप थोड़ा अनुमान लगा सकें कि कितना बड़ा ये 3 लोक है, कितना बड़ा। जब एकमात्र जरा सा 2.5 द्वीप पे पहुंचने में हम इतने सारे योजन में पहुंच गए, तो एक राजू कितना बड़ा होगा। तो बहुत बड़ा है ये 3 लोक, ये पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो ऐसे ही नीचे के नरक भी बहुत बड़े बड़े हैं। पूर्व पूर्व माने पिछला पिछला, परिक्षेपणो, परिक्षेपणो होते हैं कि पिछले वाले को घेरे हुए हैं। जैसे गोला बनाया था ना, ये वाला पिछले वाले को पूरा घेरा। परिक्षेपणो माने परिक्षेपण करना, यानी कि चारों तरफ से उसको घेर लेना। तो गोला आधा नहीं है, कैसा है, चारों तरफ से, यानी कि सभी ओर से। वलयाकृत्य बोलते हैं चूड़ी को। वलय माने जो गोल होता है, बीच में खाली होता है, जैसे हाथ में हम चूड़ी कड़ा कुछ भी पहनते हैं, जिसके बीच में कुछ और है और बाहर चारों तरफ से एक रिंग, एक छल्ला है,
तो उसको क्या बोलते हैं? वलय आकृतयः, वलय की आकृति वाले, यानी कि चूड़ी के आकार वाले। कैसे हैं? तो अब इसमें जम्बू द्वीप दोबारा यूज नहीं किया, क्योंकि पिछले सूत्र में जम्बू द्वीप लवण आदेय वर्ण प्रयोग कर लिया था। क्या बना? द्वि द्वि। अब यहाँ पे र उड़ा दिया, र हटाएंगे तो विसर्ग लगा सकते हैं आप, द्विद्री, या क्या लिख सकते हैं? र हटाते हैं तो विसर्ग भी लग जाता है। पहले आपको बताया कई बार संधि में उसको र लग दिया जाता है, यानी कि दूने दूने। वृषकंभा, इसमें विसर्ग है यहाँ पर, वृषकंभा, यानी कि विषकंभा बोलते हैं संस्कृत में विस्तार वाले। है कोई चीज कितने विस्तार की है, कितनी बड़ी है, विस्तार वाले हैं। उसके बाद पूर्व पूर्व, यानी कि पूर्व माने होता है, एक तो दिशा के लिए आता है पूर्व दिशा, एक पूर्व शब्द आता है पहले के लिए, कि उससे पूर्व कौन आया, यानी उससे पहले कौन आया। तो विस्तार वाले हैं, पहले पहले। पहले पहले से, पहले पहले को, दूने दूने विस्तार वाले हैं, और पहले पहले को परिक्षेपणों, यानी चारों तरफ से या सभी दिशाओं से घेरे हुए हैं। परिक्षेपणों, यानी सभी ओर से या सभी दिशाओं से घेरे हुए हैं, सभी ओर से चूड़ी क्या होती है? पूरे हाथ को सभी दिशाओं से घेर लेती है, या कोई भी आपने रिंग कहीं पर लगाई। उसके बाद क्या बोला? वलयाकृतयः, यानी कि वलय आकृतयः, वलय आकृतयः, यानी वलय माने चूड़ी की आकृति वाले हैं। चूड़ी के आकार वाले हैं। जम्बूद्वीप कैसा आया था? थाली के आकार वाला, क्योंकि वो चूड़ी जैसा नहीं है, वो तो पूरा की पूरा मध्य वाला है, तो वहां पर चूड़ी नहीं है, वो क्या बोला? थाली के आकार वाला। और उसको घेरे हुए बाकी के जितने एक के बाद एक समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, फिर द्वीप, इस प्रकार से हैं, वो सब कैसे हैं? चूड़ी के आकार वाले हैं। और अंत में जाकर कौन सा द्वीप आएगा? स्वयंभूर्मण द्वीप, फिर स्वयंभूर्मण समुद्र, फिर चतुष्कोण भूमि। अर्थात जम्बू द्वीप के बाद सभी द्वीप समुद्र पहले पहले वाले से दूने दूने विस्तार वाले हैं, है ना? और पहले वाले को
पहले वाले द्वीप समुद्र को चारों ओर या सभी दिशाओं से घेरे हुए हैं। सभी ओर से घेरे हुए तथा कैसे हैं? चूड़ी के आकार वाले हैं। या आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। इसके बाद आप नोट में लिख सकते हैं। इसी के बाद यहाँ पर जम्मू द्वीप थाली के आकार का है। जम्मू द्वीप के अंदर भी बहुत सारी नदियाँ, बहुत सारे छोटे छोटे समुद्र इत्यादि हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो पूरा की पूरा द्वीप है, तो इसलिए उसको द्वीप बोलते हैं। अंदर नदियाँ और छोटे समुद्र हो सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं भारत के नीचे एक सागर है, महासागर है, ये सब जम्मू द्वीप के अंदर ही हैं। ये लवण समुद्र में नहीं है। कहाँ पर हैं सारे की सारे? हम जाते हैं पानी की जहाज़ से जाते हैं या हवाई जहाज़ से जाते हैं तो बीच में हमें समुद्र दिखाई देते हैं। हम बीच पे जाते हैं बहुत सारे, है ना, घूमने के लिए, पिकनिक मनाने, तो वो सारे समुद्र कहाँ पर हैं? वो सब लवण समुद्र में नहीं है, वो जम्मू द्वीप के अंदर ही छोटे छोटे नदी समुद्र इत्यादि होते हैं, वो हैं। जम्बू द्वीप थाली के आकार का है ना। उसको चारों ओर से चूड़ी के आकार में किसने घेरा है? लवण समुद्र में। जो जम्मू द्वीप से दूना है, जो जम्मू द्वीप से सभी दिशाओं में दूना है। क्या बोला इन्होंने? द्विविस्कंभा, है ना। फिर आगे लिख दिया परिक्षेपणों। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से दूना है और एक तरफ से कम दूना है, तो बीच में सब जगह से, जो जम्मू द्वीप से सभी दिशाओं में दूना है। इसी प्रकार से उसके आगे कौन सा है? इसी प्रकार से उसके आगे अन्य अन्य द्वीप समुद्र हैं, वो हमने कल लिखवा दिए थे आपको चार्ट में। लवण समुद्र के बाद क्या है? समुद्र के बाद द्वीप आएगा, घातकी खंड द्वीप। फिर कौन सा आएगा? कालोदधी समुद्र। फिर आएगा पुष्कर द्वीप। इसी प्रकार से उसके आगे अन्य द्वीप समुद्र हैं। अब यहां पे आप लिख लीजिए, ये जो चार्ट बनाया है इसके आगे नोट में ही सबसे अंत में क्या है? स्वयंभूर्मण समुद्र। उससे पहले स्वयंभूर्मण द्वीप है और इसके बाद में क्या है? लास्ट में चतुष्कोण भूमि है। अंत में नंबर से क्या है? सबसे अंत में नंबर से अगर लिखेंगे स्वयं भूर्मण द्वीप, फिर स्वयं भूर्मण समुद्र और अंत में
चतुष्कोण भूमि है। ठीक है, ये कोई और आप ये समझ लीजिए कि जब लास्ट वाले का नाम दिया हुआ है ग्रंथों में, तो ऐसा नहीं है कि बीच वालों के नाम नहीं हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के सबके नाम हैं। तभी स्पेशली आचार्य महाराज ने यहाँ सूत्र में 7वें में लिखा कि शुभ नामानो, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बिना नाम के हैं, उन सब के नाम हैं। और अंत तक जितने भी ये द्वीप समुद्र हैं, यहाँ पर देव पर्याय के, देव गति के जीव जा सकते हैं। भवनवासी भी जा सकते हैं, व्यंतर इत्यादि भी, और ऊपर वाले भी। ये सब यहाँ तक, क्योंकि क्या बोला, एक राजू तक पूरी त्रसनाली है, वहाँ तक देव जा सकते हैं। बीच में आएगा कि बीच में मात्र 16वें नंबर तक जब हम पहुँचेंगे तो नंदीश्वर द्वीप है, वहाँ तो देव अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जाते हैं, जो बामन हमारे अकृत्रिम जैनालय हैं। उसके बाद ये सभी की सभी बीच में नाम हैं असंख्यात द्वीप समुद्रों के, परंतु हमारे ज्ञान में नहीं आ सकते। तो कुछ कुछ नाम शास्त्रों में दिए हुए हैं, लेकिन अवधि ज्ञान और मने परे ज्ञान से देव इत्यादि उन सब के नामों को जानते हैं। आ गया समझ में आपको? हमने कल चार्ट के माध्यम से आपको लिखवाई दिया था कि 1 लाख हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर ऐसे कर करके असंख्यात द्वीप समुद्र की जो विस्तार है वो बढ़ता जाएगा। 9वां सूत्र देखते हैं, ये मिटा दें यहां से। क्या समझ में आया? द्विद्वी वृषकंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणों, परिक्षेपणों माने चारों तरफ से किसी चीज को घेर लेना, है ना। द्विद्वी यानी दुगना दुगना, विषकंभा माने विस्तार वाला, पूर्व पूर्व माने पिछले पिछले को, और वलयाकृत्य माने क्या होता है, चूड़ी के आकार वाला। तो बाद वालों के लिए चूड़ी शब्द का इस्तेमाल किया है। जम्मू द्वीप के लिए आचार्य भगवान ने वलय आकृत्य वर्ड का प्रयोग नहीं किया। तो उससे आपको समझ लेना चाहिए कि वो चूड़ी के आकार का नहीं है, वो कैसा है, थाली के आकार का है, पूरा गोल है बीच से, है ना, पूरा की पूरा जम्मू द्वीप है। चलिए 9वें नंबर का सूत्र देखेंगे। किसकी चर्चा चल रही है? जम्मू द्वीप की। तन मध्य मेरु नाभिवृत्तो, मेरु नाभि, कल आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया था कि सुमेरु पर्वत कहाँ है, जम्मू द्वीप के बिल्कुल मध्य में खड़ा हुआ है। क्या वर्ड प्रयोग किया, जैसे हम खड़े हैं मनुष्य रूप में, तो बीच में कैसे है, नाभि। और ये 3 लोग को उदाहरण के माध्यम से कई बार पुरुषाकार भी बताते हैं। पुरुष का जिसका पैर खुला हुआ है और हाथ ऐसे हैं, और सिर और ये बीच में 1-1 राजू का हो गया, ये हिस्सा 5 राजू का हो गया, कोहनी जो बाहर निकल रही है, दोनों पैर बाहर खुले हुए हैं। तो ये पुरुषाकार वर्ड भी प्रयोग में आता है कि पुरुष जो अपनी कमर पे हाथ रखे हुए है, तो वो लगभग लगभग ऐसी डिजाइन बन जाती है 3 लोग की। ये शब्द भी आपको कई बार आएगा। तन मध्य मेरु नाभिवृत्तो, यानी कि जैसे उसके मध्य में क्या है, मेरु, नाभि माने नाभि में, जो बिल्कुल मध्य में, जैसे शरीर में बीच में नाभि होती है, वैसे ही ये नाभि के समान, नाभिवृत्तो। योजन शत सहस्त्र, योजन शत सहस्त्र, उसके बाद विषकंभो जम्मू द्वीप, विषकंभो जम्बू द्वीप,
क्या समझ में आया? तन मध्य, उन सब के मध्य में, यानी कि जितने भी ये द्वीप समुद्र हैं उन सब के मध्य में क्या है? जम्मू द्वीप है। और उसके भी मध्य में क्या है? तन माने उनके मध्य में या उसके मध्य में मेरु। मेरु माने वैसे तो 5 मेरु होते हैं, लेकिन यहां पर अभी किसकी बात कर रहे हैं? मुख्य रूप से सुमेरु की बात यहां पे कर रहे हैं, क्योंकि आगे जम्मू द्वीप शब्द का प्रयोग किया है। तो उसके मध्य में एक मेरु पर्वत है जिसका नाम क्या है? सुदर्शन मेरु, यानी शॉर्ट में उसको सुमेरु पर्वत बोल देते हैं। कहां पर है? जैसे हमारे शरीर में नाभि मध्य में होती है, वैसे ही जम्मू द्वीप के बिल्कुल मध्य में कैसा है? मेरु नाम का पर्वत है। और यहां पर जो वृत्तो वर्ड आया, तो वो जम्मू द्वीप जो अभी हमने नोट में लिखा था, वृत्तो माने व्रत, है ना? हम स्कूल में पढ़ते थे ना, व्रत का आकार, वर्ग का आकार, आयत का आकार। तो व्रत माने जो थाली है उसी को यहाँ पे व्रत बोला है। व्रत माने एक तो हो गया वलय माने चूड़ी, और व्रत माने थाली, यानी कि जम्मू द्वीप कैसा है? व्रत के आकार का है। और क्या है? योजन शत सहस्र। कल भी जो सूत्र बताया था उसमें भी शत सहस्त्र आया था। जब बिल पढ़ाए थे आपको ध्यान है? 30 लाख, 15 लाख, तो क्या शब्द प्रयोग किया था? जो आपका दूसरा वाला सूत्र था, तासु त्रिंशत पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोनेक नरक शत सहस्त्राणी। शत सहस्त्र का मतलब क्या हुआ? 100 गुणा 1000। तो कितना बन गया? लाख के लिए संस्कृत में शत सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। 100 गुणा 1000 तो कितना बन जाता है? लाख। जो हम बार बार इतने लाख योजन जो बता रहे हैं, वो उसका अगर संस्कृत में तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 शत सहस्त्र। अगर 1 लाख लिखना है तो क्या लिख दिया यहाँ पे? योजन शत सहस्त्र। विषकंभो माने अभी भी आया था विस्तार वाला। कौन? जम्मू द्वीप। कल बताया था ना जम्मू द्वीप कितना योजन का है? 1 लाख योजन। वो कहाँ से आया? 9वें नंबर के सूत्र से आया। 1 के लिए जरूरी नहीं है लिखा जाए, तो क्या सीधे सीधे लिख लिया? लाख, है ना? अगर कहीं पे लाख संख्या बोली लाख, तो लाख का मतलब क्या होता है? 1 लाख। ठीक है? तो कितने योजन का हो गया? 1 लाख योजन का जम्मू द्वीप है। उसके मध्य में क्या है? मेरु नाम का पर्वत है। और ये जम्मू द्वीप कैसा है? वृत्त के आकार का है, यानी थाली नुमा है। बाकी के द्वीप कैसे हैं? वलयाकृत्य, वलय के आकार के हैं। उसके बाद क्या कहा? उसके मध्य में मेरु है। ठीक है? अब इसका संधि विच्छेद करके अर्थ लिखते हैं। तन मध्य, उन सब के मध्य में, अभी ये जो हमने चूड़ी वाले द्वीप समुद्र बताए, एक के बाद एक, उन सब के मध्य में, बीच में क्या होगा? वो वलय नहीं हो सकता, वो तो क्या होगा? एक वृत्त आएगा। उन सब के मध्य में, तन मध्य माने यानी ये जो पिछले सूत्र में बताए, उन सब के मध्य में क्या है? मेरु। नाभिवृत्तो, है ना? मेरु नाभि। उन सब के मध्य में मेरु नाम का नाभि के समान, जैसे नाभि मध्य में होती है ना? नाभि के समान मेरु, या उसको क्या बोल सकते हैं अभी? सुमेरु पर्वत। क्योंकि अभी किसकी बात कर रहे हैं? जम्मू द्वीप के मध्य वाली या उन सब के मध्य वाली, तो वहां पर तो सुमेरु पर्वत है। उसके बाद अगला शब्द क्या है? वृत्तो।
वृत्तो माने, अब ये ऊपर वाला र हटा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, विसर्ग लग जाएगा। ठीक है, र हटते ही विसर्ग बन जाएगा, तो क्या बन गया यहाँ पे, वृत्तो। ये ऊपर का र यहाँ से हट गया, यानी कि थाली के समान, वृत्त के समान। वृत्त माने गोल, थाली। वृत्त अर्थात थाली के समान। फिर क्या कहा, योजन शत सहस्त्र, यानी कि शत 100 गुणा 1000। कितना बन गया, 1 लाख। योजन शत सहस्त्र, योजन शत सहस्त्र, यानी कि कल आपको बता दिया था एक योजन में हमने जो वर्तमान से तुलना करी तो 6400 किलोमीटर निकले थे जब हम अकृत्रिम रचनाओं के बारे में गणना करते हैं। तो ये सब क्या है, अकृत्रिम है। इसको किसी भी देव ने, नारकी ने, मनुष्य ने नहीं बनाया है, ना भगवान ने बनाया है। ये सब स्वतः अपने आप अनादि काल से बने हुए हैं और ऐसे ही अनंत काल तक रहेंगे। तो ये सब रचनाएं कैसी हैं, अकृत्रिम रचनाएं हैं। अकृत्रिम रचना में योजन कितना निकाला था कल, 6400 किलोमीटर का। तो यहाँ पर कितना बन गया, योजन शत सहस्त्र, यानी कि 100 गुणा 1000, यानी कि 1 लाख योजन। और 1 लाख को जब 6400 से हमने गुणा किया तो क्या बन गया, 64 करोड़ किलोमीटर। अगर वर्तमान में निकालेंगे तो इतने का क्या है, ये जो आपका जम्मू द्वीप का व्यास है। व्यास कैसे, विषकंभो माने विस्तार वाला, विषकंभो, विषकंभो विस्तार वाला है। उसके बाद क्या कहा, जम्बू द्वीप, यानी कि जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप कैसा है, वलयाकृत्या नहीं है। वलयाकृत्या क्या थे, जो बाद वाले द्वीप थे। जम्बू द्वीप कैसा है, वृत्त वाली आकृति का है। और उसके मध्य में क्या है, आपके एक मेरू नाम का पर्वत है, जो कैसा है, जो ये जम्बू द्वीप है वो 1 लाख योजन का है। और मेरू वगैरह कितने हैं वो हमने कल देखा था, आगे के सूत्रों में आएगा। वो 1,40,000 योजन का है, जो 1000 योजन जमीन के नीचे यानी चित्रा पृथ्वी तक है और 99,040 योजन ऊपर है। लेकिन जम्बू द्वीप कैसा है, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन के विस्तार वाला है, व्यास वाला है। ठीक है, आगे समझ में ये सूत्र आपको। इसका अर्थ लिख लेते हैं। ये जो असंख्यात द्वीप समुद्र थे, अर्थात उन असंख्यात, क्योंकि असंख्यात संख्या क्यों बोली, क्योंकि एक राजू तक वो फैले हुए हैं। असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में वृत्त के आकार का, वृत्त माने थाली के आकार का 1 लाख योजन विस्तार वाला विस्तार, यहां पे आप समझने के लिए लिख सकते हैं व्यास।
डायामीटर है, व्यास वाला जम्मू द्वीप है। उसके मध्य में क्या है? मेरू नाम का नाभि के समान पर्वत है ना, जिसके मध्य में, उसके मध्य में, अब जम्मू द्वीप के मध्य में क्या है? सुमेरु पर्वत है, जो उसकी नाभि के समान है। यानी कि जैसे शरीर में नाभि मध्य में होती है, बिल्कुल ऐसे ही मध्य में क्या है? सुमेरु पर्वत होता है। आगे आपके समझ में? अगला सूत्र और देखें आज। कैसा है जम्मू द्वीप के अंदर सुमेरु पर्वत? चलिए अगला सूत्र लिख लेते हैं और उसको फिर से हम कल जम्मू द्वीप का चार्ट बनाएंगे और फिर उसको अच्छे से समझेंगे। हमने कल समझ लिया था कृत्रिम अकृत्रिम की रचना कैसी होती है, योजन कितना होता है। अब 10वां सूत्र और लिखेंगे। भरत हेमवत हरि विधे रम्यक हैरण्यवता वरात वर्षा क्षेत्राणी। जम्मू द्वीप का चार्ट आप लोगों के पास पुस्तकों में है, वहां से भी देख सकते हैं ये वाले सूत्र को समझने के लिए। नहीं तो अगली कक्षा में पूरा डिटेल में बनाएंगे। भरत हेमवत, भरत हेमवत, भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक, हरि विदेह, बार बार हम बोलते हैं ना विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर, वो सब क्षेत्र हैं, वो जम्मू द्वीप के अंदर हैं। रम्यक हैरण्यवत, रम्यक हैरण्यवत, उसके बाद ऐरावत वर्षा, ऐरावत वर्षा क्षेत्राणी। क्षेत्र माने क्षेत्र हैं। अब दोबारा से जम्मू द्वीप पर शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब क्या बोल दिया कि जम्मू द्वीप के अंदर जो हम बार बार बोलते हैं भरत क्षेत्र, जहाँ हम लोग रहते हैं, और एक क्षेत्र है हेमवत, फिर हरि, फिर विदेह, फिर रम्यक, फिर यहाँ पर इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हैरण्यवत, और यहाँ से ए ले लेंगे तो ऐरावत। वर्षा क्षेत्राणी, यानी कि वर्षा क्षेत्र, क्षेत्र को बोलते हैं वर्षधर पर्वत बोलते हैं, वर्षा क्षेत्र बोलते हैं क्षेत्र को, है ना। वर्षा एक तो जो वर्षा बारिश होती है उसको भी बोलते हैं, और एक वर्षा क्षेत्र का मतलब होता है कि क्षेत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कितने हो गए, गिनेंगे हम इसको 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितने क्षेत्र हो गए? 7 क्षेत्र हो गए। अगले सूत्र में आएगा ये 7 क्षेत्र। जैसे एक उदाहरण देखते हैं पहले हम, कि एक हमने गोला बनाया और यहाँ एक रेखा खींची, तो क्षेत्र कितने बन गए इस गोले के? 2 बन गए। और रेखा कितनी है? 1। अब हमने 2 रेखा खींची, तो क्षेत्र कितने बन गए? और रेखा कितनी है? अब हमने 3 खींच दिए, तो क्षेत्र कितने बन गए? 4। और रेखाएं कितनी है? अब इस रेखाओं को आप समझ लीजिए पर्वत, और इनको समझ लीजिए वर्षा क्षेत्र, ठीक है। तो जम्मू द्वीप में अगर 7 वर्षा क्षेत्र हैं,
तो अब आप लगाइए कितने पर्वत होंगे? 6। 7 का 3 या 4 नहीं होंगे, 1 ज़्यादा चलता है गोले वाली आकृति में, क्योंकि कैसा है ये? वृत्ताकार है। वृत्ताकार में अगर हम एक लाइन और बढ़ाई, एक लाइन और बढ़ाई तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, और एक लाइन और बढ़ा दी तो 6 लाइन हो गई, यानी कि 6 पर्वत जो अगले सूत्रों में आएंगे। और क्षेत्र कितने बन गए? आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 6 पर्वत हो गए और 7 वर्षा क्षेत्र। क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वर्षा क्षेत्र। और पर्वतों को क्या बोलते हैं? वर्षधर पर्वत। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है। अब आपके समझने में बहुत आसानी से आ जाएगा। कैसे नाम दिए? भरत। और उसके बाद क्या नाम दिया? हेमवत। नीचे से चल रहे हैं। उसके बाद क्या नाम दिया? हरि। छोटा बन गया चार्ट, आप बड़ा बना लीजिएगा। उसके बाद क्या नाम दिया? हरि के बाद विदेह। फिर क्या नाम है? रम्यक। फिर क्या नाम है? हैरण्यवत। और फिर अंत में ऐरावत। तो इस प्रकार से 6 पर्वत हो जाते हैं और 7 क्षेत्र हो जाते हैं। अब इस सूत्र को जब हम चार्ट में और अच्छे से समझते जाएंगे धीरे धीरे, अभी आप केवल इतना लिख लीजिए, जम्मू द्वीप के 7 क्षेत्र हैं, जिसको वर्षा क्षेत्र भी कहते हैं, जिनको उसका नाम क्या आया है? वर्षा क्षेत्र कहते हैं। वे क्रम से दक्षिण से उत्तर, क्योंकि नीचे क्या है? ये दक्षिण वाला भाग है। अब दक्षिण कैसे निकाला? ये बोर्ड पे दक्षिण नीचे से मतलब नहीं है, हमने एग्जाम्पल वही लेना है। कैसा था? जम्बूद्वीप मध्यलोक के मध्य में है ना। तो दक्षिण दिशा कैसे होती है? हम अगर अपने कंपास से देखेंगे तो या तो इधर होगी या इधर होगी या इधर होगी या इधर होगी, ऊपर नीचे दक्षिण ऐसे नहीं होती है। दक्षिण जिस एरिया में हम रह रहे हैं, तो आगे पीछे इधर जो हम अपना देखेंगे, एक तरफ उत्तर होगी तो दूसरी तरफ उसके उल्टे दक्षिण होगी। तो दक्षिण का मतलब, इसको अगर हम बोर्ड को ऐसे कर दें तब आप समझिएगा, ये समझाने की दृष्टि से ऐसे है। नीचे का मतलब हमेशा दक्षिण नहीं होता, वो जो दक्षिण दिशा होगी वहां से है ना। जब अगर हम इसको ऐसे कर देंगे, वो समझाने में ऐसे आता है। वे क्रम से दक्षिण से उत्तर इनकी हमें बताई है। क्या है? दक्षिण से उत्तर इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं? भरत, दूसरा हेमवत, तीसरा हरि, फिर चौथा, उसके बाद है विधेय अलग हो गया बीच में। उसके बाद आपका 5वें नंबर पे रम्यक, फिर हैरण्यवत, और फिर 7वें नंबर पे आपका ऐरावत। अब जब आगे के उनमें आएगा धीरे धीरे, तो कौन से क्षेत्र में क्या है, किसके बड़ा कितने उसकी रचना है, कैसी है, मोटा मोटा भी जब बताया था कि भरत क्षेत्र जम्मू द्वीप का 190वां भाग होता है। जम्मू द्वीप अगर 1 लाख योजन का है तो 1 लाख को 190 से डिवाइड करेंगे तो 526 सही 6/19
की फिगर आएगी वो सब आगे के सूत्रों में धीरे धीरे आएगी। बहुत अच्छे से आपको जम्बूद्वीप और बाकी सारे की संरचनाएं समझ में आ जाएंगी। आज की कक्षा में इतना ही करते हैं, कल और डिटेल में पढ़ेंगे। जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय, बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय, बोलिए चारित्र चक्रवर्ती श्री शांत सागर जी महाराज। सभी को जय जिनेन्द्र जय दूज डंडो।